हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आज मैं मर्गे तमन्ना की लेटेस्ट एपिसोड 12 ऑडियो की सूरत में पेश करने जा रही हूँ। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए लेटेस्ट तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं। मर्गे तमन्ना एपिसोड 12 पार्ट 1। पीर शाह की जमीनों पे सांवले चेहरे वाले लोग अपनी सारी तवानाइयां खर्च कर रहे थे। वो सब पेशे से दहकान थे जो अपना पसीना बीज के साथ जमीन की गहराई में दफन करते हैं और लहलहाती फसलों की बदौलत अपनी मेहनत का सिला पाते हैं। लेकिन जिस्मानी और जहनी तौर पे वो गुलाम थे। इसी बाइस शिद्दत की गर्मी में अपनी जान मारने के बावजूद उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो चंद गज जमीन के मालिक को होती है। गंदम की कटाई के बाइस सारे माहौल में गुबार सा फैला हुआ था जिसने सांस लेने में मुश्किल पैदा कर रखी थी। इन जमीनों से दूर ऊंचे गुंबद वाले मजार से मुल्हिक हवेली में अफरा तफरी का आलम था। हर इंसान भागम दौड़ में मसरूफ था। मुलाजमों की फौज अहकामात की पैरवी में मसरूफ थी। कोई हवेली की सजावट में मगन और कोई पकवान बनाने में मसरूफ, और इस सब में सिर्फ दो नफूस बेनियाजी का चोला ओढ़े बैठे थे। जुबैर अहमद वापस आ चुके थे लेकिन हालात उनके काबू में नहीं रहे थे और वैसे भी मुख्तार अहमद के सामने वो बेबस थे। कमरे में जहाजी साइज बेड पे वो टेक लगाए नीम दराज, जबकि रुकैया एक कोने में टांगे लटकाए बैठी थी। मुज्तबा बेड के सामने रखी कुर्सी पे बैठा अपना सर हाथों में गिराए हुए था। इन तीनों के चेहरों में कई सवाल नक्श थे। आपके अब्बा जी जो करने जा रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उनकी तान और जोर बस सामने बैठे इंसान पे ही चलता था। इस सब में मेरा क्या कसूर है? आप जानती हैं अब्बा जान जो करना चाहते हैं करके रहते हैं और अपनी मर्जी के सामने वो किसी की भी नहीं सुनते। फिर आप हर इल्जाम मुझसे क्यों मंसूब करती हैं? वो बात करते करते एकदम उठ बैठे थे। उनकी निगाहों में बेबसी की झलक बिल्कुल वाज़िया थी। वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी सारी कोशिशें भी उनकी जिंदगी को खुशगवार नहीं बना सकी। वो अपने से वाबस्ता किसी इंसान को खुश नहीं कर पाए थे। मेरे लिए तो जब कभी कुछ करने का वक्त था आपने तब नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अपनी औलाद की जिंदगी के मुतल्लिक तो सोचिए। उन्हें अपनी बेबसी पे अफसोस हो रहा था जिसके बाइस वो बार बार उनके सामने दामन फैला रही थी। जिन्होंने अपनी औलाद की जिंदगी अजीरन कर दी, अपनी सगी औलाद खुद से जुदा कर दी। आप कैसे उम्मीद रख सकती हैं कि वो औलाद के लिए नरम जज्बात रखते होंगे? वो अपने बाप के अटल फैसलों के मुतल्लिक जानते थे, तब भी कोशिश से पहले हार मान चुके थे। मुझे इस वक्त ये अफसोस हो रहा है जब मैंने मुज्तबा को पढ़ने के लिए बाहर जाने से मना किया था। आज ये चला गया होता तो हम कभी यहाँ मुकीद नहीं होते। वो अब अपने फैसलों पे पछता रही थी। वैसे मुझे यकीन नहीं आता आज के इतने तरक्की याफ्ता दौर में ऐसा भी हो सकता है। 3 लोग अपने ही घर में नजर बंद किए जा चुके हैं और किसी को खबर नहीं, किसी की मदद तलब नहीं की जा सकती। मुज्तबा अभी भी हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा था। शहर की तेज रफ्तार तरक्की याफ्ता जिंदगी उसकी निगाहों के सामने घूम रही थी। बीबी जी, मेहमान आना शुरू हो गए हैं और सरकार का हुक्म है आप बाहर आकर उनका इस्तकबाल करें। हवेली की मुलाजमा वो पैगाम ले आई जिसने पहले ही उनकी जान को अजियत में डाला हुआ था। चलो हम आते हैं। रुकैया के मुंह फेर लेने पे जुबैर अहमद ने मुलाजमा को जवाब देकर रुखसत किया। अब ये दिन भी आने थे कि दर्जन लड़कियों में से कूड़ा अंदाजी करते हुए मुझे अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश करनी है। उन्होंने अफसुर्दा निगाहों से मुज्तबा की जानिब देखा। आप फिक्र ना कीजिए, मुझे उम्मीद है इतनी लड़कियों में से आपको कोई लड़की पसंद आ जाएगी। आप जमाने की ऊंच नीच जानती हैं, कोई समझदार लड़की तलाश कर लेंगी। इस सब पे उनका अपना दिल भी माइल नहीं था, लेकिन जानते थे उनका हौसला ही सामने बैठे 2 लोगों को तवानाई दे सकता था। तुम चलोगे मुज्तबा? वो उठ खड़ी हुई तो उससे ना चाहते हुए भी पूछ लिया। आप चली जाएं, मैं यहाँ ही ठीक हूँ।
وہ حد درجہ مایوس تھا۔ اس کے دل میں جو امید کی شمع روشن ہوئی تھی، وقت کی سوئیوں کے ساتھ مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی پہلی اور آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی۔ انہیں اس کی مایوسی سے تکلیف ہوئی، لیکن بس میں کچھ نہیں تھا۔ سو خاموشی سے کمرے سے چلی گئی۔ بابا، یہ علاقہ اتنا ترقی پذیر کیوں ہے کہ ایک فون کال کی سہولت موجود نہیں؟ وہ دوبارہ کوشش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سامنے ملازم ٹیلی فون کو بند کر گیا تھا۔ یہ سب آپ کے دادا جان کی کرم نوازی ہے۔ پیر شاہ میں بس اسی حویلی میں فون ہے، یہاں روڈ کے دوسری طرف ایک پی سی او، لیکن بیچارے غریب لوگ اتنی دور جا نہیں سکتے اور کسی ٹیلی کام کمپنی کو اس علاقے میں آنے نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے تھوڑی تفصیل بتاتے ہوئے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ ان کی کرم نوازیاں تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کی مسکراہٹ تلخ تھی۔ وہ اس کی تلخی سمجھ رہے تھے۔ وہ جوانی کی دہلیز پہ کھڑا زندگی کی رنگینیوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس عمر میں جذبات کا سمندر دل کے ساحل پہ سر پٹکتا رہتا ہے۔ خواہشیں منہ زور طوفان کی مانند ہوتی ہیں، جنہیں لاکھ کوشش کے باوجود دبایا نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے مستقبل کے متعلق کیا کیا نہ سوچ رکھا ہوگا، لیکن سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ انہیں اس پل اس پہ بے تحاشا پیار آیا تھا۔ اس کی خاموشی غنیمت لگی تھی، کیونکہ اگر وہ انہیں اپنے سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کر لیتا، اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتے ہوئے انصاف مانگ لیتا، تو وہ کیا کرتے؟ کیسے اس کی تمام حسرتوں کا مداوا کرتے؟ مجتبیٰ، کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ انہیں ایک دم خیال آیا۔ وہ ان کے سوال پہ بری طرح چونکا، اور اسی لمحے ایک نک چڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی اپنی بڑی سی چادر سمیت اس کی آنکھوں کے پردے پہ آن سمائی، کسی پل لڑتی اور کبھی مسکراتی ہوئی۔ وہ کسی کے بھی دل کا حال بدل سکتی تھی۔ وہ اس سے تعلقات بڑھانے کا خواہاں تھا۔ اگر حالات فرصت مہیا کرتے تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کئی ان کہی کہانیاں سننا چاہتا تھا، لیکن دل اب بھی اس کے قریب قرب کی چاہ میں تڑپ بھی نہ پایا۔ اس کے مزاج کے اتار چڑھاؤ سمجھ بھی نہ پایا کہ خواہشوں کے پر کچل دیے گئے۔ نہیں، کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن اب سب لا حاصل تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس پہلے دن کی یاد میں کھو گیا، جب وہ یونیورسٹی میں بس اسے پہچان چکی تھی اور اس کو کھڑی کھڑی سنانے کے لیے بے تاب تھی۔ اس کے بعد کچھ اور یادیں بھی تھی جو دماغ کی پٹاری سے نکل کر اپنا آپ منوانا چاہ رہی تھی، لیکن ایک نامانوس سے شور نے اسے چونکا دیا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ مجتبیٰ کے کچھ کہنے سے پہلے انہوں نے سوال کیا۔ معلوم نہیں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے ملازمہ آندھی طوفان کی طرح بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ سرکار، غضب ہو گیا۔ ملازمہ اس کے پاس سے گزر کر زبیر احمد کی طرف چلی گئی۔ مجتبیٰ نے حیرانی سے اس کی بوکھلاہٹ دیکھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسی کیا آفت آ گئی؟ وہ فوراً بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سرکار، دربار کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ خدا غرق کرے ان ظالموں کو، جنہوں نے مقدس مقام کو اپنے ناپاک قدموں سے چھوا۔ آپ لوگ جلدی سے چلیے، قیامت آ گئی سرکار۔ ملازمہ وجیب بدے انداز میں چیختی جا رہی تھی۔ لیکن پولیس کیوں آئی ہے؟ مجتبیٰ صورتحال سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آؤ مجتبیٰ، چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ ان کی معیت میں آگے بڑھ گیا۔ کمروں کی راہداری سے نکل کر ہال کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک سرسری سی نظر وہاں ڈالی۔ مہمانوں کے چہروں پہ پھیلی ہراسمگی صاف نظر آ رہی تھی، اور وہی ایک کونے میں بیٹھی ماما کے چہرے پہ مکمل بے نیازی تھی، جیسے ان کی طرف سے کچھ بھی ہوتا رہے اس کے اپنے خیالات بھی اس سے کچھ منفرد نہیں تھے۔ وہ حویلی کے اندرونی حصے سے دربار کے صحن کی جانب نکل آئے۔ وہاں زائرین کی بھیڑ موجود تھی، لیکن سب کو ایک کونے کی جانب دھکیل دیا گیا تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں مجتبیٰ کو دیکھ کر ایک خاص چمک آ گئی، اور وہ اسے جھک جھک کر سلام کرنے لگے۔ ایک جیسی وردی میں ملبوس کئی لوگ سارے صحن کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے دادا جان کو ڈھونڈنا چاہا، اور وہ دربار کے مرکزی دروازے کے بیچوں بیچ خاموش تماشائی کی طرح کھڑے تھے، جیسے بول بول کر ہانپ گئے ہوں اور کچھ حاصل نہ ہوا ہو۔ ان کے ساتھ چند اونچے شملے والے لوگ بھی کھڑے تھے، جو یقیناً ان کے خاص مہمان تھے۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟
उसने बाबा को एक नौजवान के पास जाकर बोलते देखा जो शायद कोई अफसर था। हमने जो बातें करनी थी पीर साहिब से कर चुके हैं। अफसर का जवाब दो टोक था। लेकिन मसला क्या है? आप लोगों के इस तरह आने की क्या वजह है? आप हमारे नाम से अनजान तो नहीं होंगे? वो वाकई हैरान थे क्योंकि ये उनकी जिंदगी का पहला वाकया था। उन्होंने बड़े बड़े अफसरान यहाँ अकीदत से आते देखे थे, लेकिन इस तरह का धावा पहली बार था। हमें यहाँ गैर कानूनी कार्रवाइयों की शिकायत मिली है, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यकीनन गलत शिकायत मौसूल हुई होंगी। हम इस दरबार के खानदानी गद्दी नशीन हैं और पीर शाह के लिए यहाँ की आवाम में बेपनाह अकीदत पाई जाती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अवाम की अंधी अकीदत तो हम देख चुके हैं, और जहाँ तक शिकायत की बात है तो शिकायत करने वाला खुद हमारे साथ आया है। उसकी बात ने सब में खुलबुली मचा दी थी। ऐसा कौन सा इंसान था जो मुख्तार अहमद के खिलाफ शिकायत करता, उनकी खानदानी गद्दी नशीनी को निशाना बनाता और फिर खुद चलकर साथ भी चला आता? सबके दिलों में उस इंसान को देखने की ख्वाहिश उभरी थी। कौन है वो? आप बताइए, मैं खुद उससे बात करता हूँ। उन्होंने मुतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द देखा। उनकी परेशानी मुजतबा को एक आंख नहीं भाई थी। उसे शिकायत करने वाला अपना मोहसन महसूस हुआ था। साहिब को बुला कर लाओ। उस अफसर ने साथ खड़े एहलकार को इशारा किया तो फौरन से दरबार के अहाते से बाहर निकल गया। हम आपसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं, पीर साहिब को कहीं हमें रास्ता दे दें, वरना कानून के रास्ते में रुकावट खड़ी करने के बाइस हमें उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। उसकी बात पे मुजतबा ने दोबारा दरबार के मरकजी दरवाजे की जानिब देखा। उसके जहन में स्याह लबादे में मलबूस लड़कियों का ख्याल आया जो शायद आज इस कैद से रहाई पा जाएं। चंद लम्हे कबल जो एहलकार सेहन के अहाते से बाहर गया वो वापस आ रहा था। सबका ध्यान उससे चंद कदम के फासले पे आने वाले लड़कों की जानिब था। वो दोनों इंतहाई एतमाद से चलते हुए अहाते के वस्त में अफसर के साथ आ खड़े हुए। ये हैं वो जिन्होंने शिकायत की। आप उनसे बात कर लें, क्योंकि हम तो हुक्म के गुलाम हैं। जितनी ऊपर से दबाव आया है उसके बाद हम काम पूरा किए बगैर नहीं हट सकते। जुबैर अहमद को इन दोनों का बताते हुए वो दरमियान से हट गया। आप दबाव की बात ना करें, हमारी भी पहुंच बहुत है, लेकिन मैं पहले उनसे बात कर लूं। वो साकत चेहरे के साथ उन लड़कों की जानिब आए जिनकी कुशादा पेशानियों से इत्मीनान जाहिर हो रहा था। ये सब क्या है? आप लोगों को कोई मसला था तो हम बैठकर बात भी कर सकते थे। उन्होंने शक्ल से कुछ बड़े नजर आते लड़के की जानिब देखकर कहा। उनके वजूद में गुस्सा उबलने लगा कि ये छटांग भर लड़के कब से उन्हें ख्वार किए हुए थे। जुबैर, उन्हें यहाँ लेकर आओ। मुख्तार अहमद दरवाजे से नहीं हटे। मुबादा पुलिस अंदर दाखिल ना हो जाए। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। जो अपने से कमजोर लोगों को हबस बेजा में रखता है, हम उसे इस काबिल ही नहीं समझते कि उससे बात करें। आपसे अब कानूनी तरीके से बात होगी। उसका लहजा गर्ज जैसा था। जुबान संभाल के बात करो। यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहते क्या? मुख्तार अहमद का लहजा राउनत से भरपूर था। हम सारी तैयारी करके आए हैं। आप हमारे लिए फिक्रमंद ना हो, बस हमारे लोग हमारे हवाले कर दें। इससे बढ़कर हमारा कुछ मुतालबा नहीं। यहाँ सब मुकामी लोग हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? जुबैर अहमद को मामला बिगड़ता महसूस हो रहा था, सो वो इन दोनों के दरमियान आ गए। यहाँ अहमद अली चट्ठा की बेटी और उनके नवासे को कई दिनों से कैद में रखा गया हुआ है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं उन्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। ये जवाब पीर शाह के अहाते में किसी बम की मानित था जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। वो चंद लम्हों के लिए समझ नहीं पाए थे ये क्या हुआ था। वो लोग यहाँ क्यों और कैसे पहुंचे थे? यहाँ किसी ने बुलाया था? उन्होंने मुड़कर सवालिया निगाहों से मुजतबा की जानिब देखा। वो शशो पंज का शिकार थे कि ये काम इसका था या रुकैया जुबैर अहमद का। जिसका भी था, उसने पीर शाह के दरबार में पीर शाह के मतवालियों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये यहाँ का वारिस है और किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएगा। इस औरत को खुशी से लेकर जा सकते हो और उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। मुख्तार अहमद खूनख्वार दरिंदे की तरह मुजतबा पे झपटे और उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। वो उस पल
दरबार का मरकजी दरवाजा भी भूले हुए थे। ये आपकी गलत फहमी कि हम यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। ये पुलिस यहाँ खेलने के लिए नहीं लाए। एक लम्हे में आपकी गद्दी नशीनी उधेर के रख देंगे। अगर कोई कमी रह गई तो मीडिया भी बाहर मौजूद है। अभी सिर्फ ये ड्रामा बंद होगा, लेकिन मीडिया आ गया तो कारोबार भी ठप हो जाएगा। सब कुछ खोने से अच्छा है कुछ बचा लिया जाए। वो आहिस्तगी से चलता हुआ उनके करीब पहुंचा और नहायत आराम से उनका हाथ झटक कर मुज्तबा की कलाई आजाद करा ली। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और ना ही कभी भूलूंगा। वो जख्मी शेर की तरह धारे थे। बिल्कुल, हमें याद रखिएगा, मैं अब्दुल वदूद हूँ और वो ताशफीन अली चट्ठा हैं। वो उनके हर वार को जाया, जबकि खुद उससे दुगनी शिद्दत के जवाबी वार कर रहा था। मुज्तबा, जाओ पुप्पो को लेकर गाड़ी में बैठाओ। भाई, आप उसके साथ जाइए। मुज्तबा के कदम हिलने से इनकारी थे। वो बाबा की आंखों में देख रहा था जहां दुनिया जहां की बेएतबारी रकम थी। उस सब में उनका कोई कसूर नहीं था और शायद सबसे ज्यादा सजा भी उन्हें ही मिल रही थी। उन्होंने अपना मुंह मोड़ा और अहाते से बाहर निकल गए। ताशफीन के हाथ का दबाव महसूस होने पे वो मरे मरे कदमों से हवेली की जानिब बढ़ गया। हवेली के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने मामा मुंतजिर खड़ी थी, लेकिन वो उन्हें बता नहीं पाया कि आजादी की कीमत में वो अपना बाप रुला आया था। सिडनी बारिश के नन्हे कतरों से भीग रहा था। बूंदे फलक से लड़कियों की मानिंद सहज सहज कर उतरते हुए जमीन के गले का हार बन रही थी। बादलों के सीने से निकलता पानी इतना शफाफ था कि रात के अंधेरे में उसकी चमक वाजिया थी। एक कतरा धीरे से तारकोल की सड़क पे गिरता और छोटा सा दायरा फैलकर मादूम हो जाता। सब कुदरत के इस खूबसूरत खेल से बेनियाज अपनी मसरूफियात में मगन थे। मशहूर रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ रोशनियों का मध्यम अधम खूबसूरत इम्तजाज और धीमे सुरों में बजता म्यूजिक माहौल को खुशगवार बना रहा था। वो सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे, जबकि उनसे कुछ फासले पे चंद मन चले बाहों में बाहें डाले सुर की लहरों में बहते जा रहे थे। एक दूसरे की जात में गुम हो जाने के खूबसूरत इजहार से वहां बैठे सब लोग लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ये शानदार दावत हैदर शाह की तरफ से थी और काफी अरसे बाद वो सब यूं एक साथ इकट्ठे हुए थे। तैयबा खुशगवार लहजे में फातिमा और लामिया से गुफ्तगू में मसरूफ थी, जबकि मर्द हजरात अपनी अलग महफिल सजाए बैठे थे। अजलान बिजनेस की बातें सुनने के साथ साथ लामिया को देखना नहीं भूल रहा था और उसकी ये अनायत लामिया के साथ तैयबा भी वाजिया महसूस कर रही थी। आपकी कारोबारी बातें कब तक जारी रहेंगी? इस तरह इकट्ठे होने का क्या फायदा अगर आपने यहाँ भी 2 जमा 2 ही करने हैं? तैयबा के एहतजाज ने मर्दों को खामोश करा दिया। ओहो, हमें तो याद ही नहीं रहा आप लोग भी साथ हैं। हैदर शाह के इजहारे ला इल्मी पे सब मुस्कुराने लगे। बिल्कुल, जहां आपको इब्राहिम मिल जाए वहां आप मुझे भूल ही जाते हैं। तैयबा ने उनकी तरफ न रूठे अंदाज में देखते हुए कहा। अरे भाई, कौन सा ऐसा बहनोई देखा है तुमने जो साले से इतना प्यार करे, लेकिन मेरा तो हर काम ही गलत होता है। चलो इब्राहिम, अपनी बहन के पास जाके बैठो वरना मुझे माफ नहीं करेंगी। उनके अंदाज ने वहां का माहौल मजीद खुशगवार कर दिया था। लामिया एक एक मंजर को हैरानी से देख रही थी। बहुत सालों बाद वो सब एक जगह इकट्ठे हुए, लेकिन खुशी की बात यह थी कि सब मुस्कुरा रहे थे। उसने हमेशा हैदर अंकल और तैयबा पुप्पो को संजीदगी का लबादा ओढ़े ही देखा था। यह तब्दीली अचानक और हैरान कुन लेकिन अच्छी थी। उसे पहली बार अपनी एक फैमिली महसूस हुई थी। तन्हाई के महल में ताजा हवा के झोंके महसूस हुए थे। मेरा ख्याल है पहले खाना ऑर्डर कर लें, फिर बातें भी होती रहेंगी। इब्राहिम की बात पे सब ने इस बात में सर हिलाए तो उन्होंने मेन्यू कार्ड बहन के सामने कर दिया। बाजी, आप सिलेक्ट करें। लामिया की मुस्कुराहट चंद लम्हे को साकत हुई। उसके ख्याल में पापा को कार्ड मामा की तरफ करना चाहिए था। मामा को ये चीज बिल्कुल महसूस नहीं हुई क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कुराहट ताजा दम थी, लेकिन वो ये छोटी छोटी बातें शिद्दत से महसूस कर जाती थी। उसी लम्हे उनकी निगाहें उस पे पड़ी और वो पल में उसकी उलझन जान गई। तभी आंखों ही आंखों में उसे पुरसुकून रहने का कहा।
आज ये मुश्किल काम फातिमा करेगी। लामिया ने अपनी दिलगरिफ्तगी छुपाने को चेहरा नीचे किया ही था कि पुप्पो की आवाज आई। उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा कि क्या ये उसके तासुरात देख लेने के सबब था, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जा नहीं थी। उन्होंने मना करने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम के इशारे पे खामोशी से आर्डर पे झुक गई। वहां दोबारा गुफ्तगू का आगाज हो चुका था। अजलान, तुम्हारे मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? इब्राहिम के सवाल पे लामिया भी मुतवज्जा हुई। आप किस हवाले से पूछ रहे हैं? उसके सवाल में जितनी मासूमियत थी, अंदाज उसी कदर शौक था। उसकी निगाहें लामिया का तवाफ करने में मसरूफ थी और शायद पहली बार उन्होंने ये बात महसूस की। वो अपनी ला इल्मी पे हैरान थे कि इतनी बड़ी बात वो उससे पहले जान ही नहीं पाए। उन्होंने कुन अखियों से लामिया की तरफ देखा, लेकिन वो सर झुकाए मोबाइल की जानिब मगन थी। उन्हें अंदाजा नहीं हो पाया कि ये सब यक तरफा या लामिया की मर्जी भी शामिल थी। तुम जिस हवाले से बताना चाहते हो वो बता दो, उन्होंने उसी के अंदाज में जवाब दिया। सेमेस्टर तो खत्म हो चुका है, मैं बस ये चोट ठीक होने का इंतजार कर रहा था। अब जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। वैसे मैं इरादा मेलबोर्न जाने का है। मेलबोर्न क्यों? अपनी कंपनी में क्यों जॉब नहीं करोगे? किसी के बोलने से पहले तैयबा बोलने लगी और उनके लहजे में गुस्सा आया था। क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे सीखने के जितने मौका बाहर मिलेंगे, इतने अपनी कंपनी में नहीं मिल सकते। अजलान ने उन्हें मुत्तमिन करना चाहा। अच्छा फैसला है, मुझे खुशी हुई जानकर, लेकिन तुम शायद कोई और बात करना चाहते थे। उन्होंने बात खत्म करने के लिए मौजू बदल दिया। वो बात मुझसे पूछ लो। मौसूफ शादी करना चाहते हैं। हैदर शाह के फौरन जवाब पे सब अजलान को देखने लगे थे। पापा आप ये? उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। क्या पापा आप? कुछ दिनों से मुसलसल मुझसे यही बात नहीं कर रहे? अजलान की हरासिमिगी उसे लुत्फ दे रही थी। आप क्यों उसे तंग कर रहे हैं? तैयबा ने उसे मना करने की कोशिश की। मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, बल्कि उसके सब मसले हवाले बता रहा हूँ, सुलझा रहा हूँ। वो उसकी हालत से हिज उठा रहे थे। इब्राहिम, हमारे बेटे को एक लड़की ने परेशान कर रखा है। अब तुम ही उसे कुछ समझाओ कि मोहब्बत के चक्रों में पड़ने से बाज रहे। हम दोनों ने ये खाक छानी है और हम ही जानते हैं कितने धोखे हैं इस राह में। उनकी बात पे इब्राहिम का कहका बेसाख्ता था। बिल्कुल, हम तो इस दश्त के पुराने राही हैं। लामिया और फातिमा हैरानी से महफिल को कश्तो जाफरान बनते देख रही थी। इब्राहिम, बात शुरू हो ही गई है तो बेहतर है तफसील से कर ली जाए। जी बोलिए। हम लोगों को यहाँ रहते अरसा हो गया है। मैं अपने इर्द गिर्द देखूं तो तुम्हारे सिवा कोई रिश्ता नजर नहीं आता, और ये बच्चे तो कभी ऑस्ट्रेलिया से बाहर गए ही नहीं। उन्होंने बात के दरमियान हाथ से लामिया और अजलान की तरफ इशारा किया। मैं हमारे इस रिश्ते को मजीद मजबूत करना चाहता हूँ, और आज मौका भी अच्छा है। तो यूं समझ लो मैं तुमसे लामिया अपने अजलान के लिए मांग रहा हूँ। हैदर शाह अपनी बात कहकर मुत्तमिन थे, जबकि बाकी सब के तासुरात मुख्तलिफ थे। इब्राहिम को चंद लम्हे पहले अजलान के जज्बात का अदराक हुआ, लेकिन जहन के किसी गोशे में इतनी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। फातिमा हैरानी से सबका चेहरा देख रही थी। उन्हें अजलान हमेशा से पसंद रहा था, लेकिन उनके रिश्ते को दोस्ती से भरकर कभी नहीं समझा। तैयबा के रवैये ने उन्हें इस जानिब सोचने ही नहीं दिया, और अब यूं अचानक नए रिश्ते की बात ने उन्हें चौंका दिया था। इन सब में सिर्फ तैयबा थी जिनके तासुरात खौफज़दा थे। वो हैरान थी या परेशान, समझ नहीं आ रही थी। हैदर भाई, आप मेरी राय पूछिए तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये जदीद दौर है। सिडनी जैसे शहर में रहते हुए मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता। मुझे लामिया की पसंद और खुशी को पहले तरजीह देनी है। उनका जवाब बिल्कुल वाज़िह था। चलो फिर तो मसला ही खत्म हुआ। हमने अपनी बात कह दी, अब तुम अच्छे से सोच लो और किसी ऐसे ही जबरदस्त डिनर पे अपना जवाब दे देना। उनके लहजे में इत्मीनान था, जैसे वो उनके फैसले से आगाह हों। खाना शुरू कीजिए। वेटर ऑर्डर लेकर आए थे तो उन्होंने खाने की तरफ तवज्जो दिलाई। बाजी, आपको क्या हुआ? वो बहन के तासुरात खूब समझ रहे थे। मैंने इस मौके के लिए क्या कुछ ना सोच रखा था, लेकिन हैदर ने सारा प्लान खराब कर दिया। कुछ लम्हे तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने जवाब दिया। सब अपनी अपनी सोचों में मगन थे, लेकिन अजलान सबकी मौजूदगी से बेनियाज लामिया को देखने में मसरूफ था।
وہ سوچتا تھا دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، لیکن پاپا نے اس کے سارے خوف ختم کر دیے تھے۔ وہ جانتا تھا ابراہیم فیملی اسے کتنا پسند کرتی ہے، سو وہاں سے انکار کی امید ہی نہیں تھی۔ وہ اس خوشی کو بھرپور طریقے سے منانا چاہ رہا تھا، لیکن دل کے ارمان اب بھی پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے لامیا کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھانے کی جانب ایسے متوجہ تھی جیسے پہلی بار کھانے کو مل رہا ہو۔ کب تک نظر انداز کرو گی؟ ہم دونوں فی الحال اسی شہر میں ہیں۔ لامیا کی موبائل سکرین پہ میسج چمکا، لیکن اس نے جواب دینے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ وہ دل مسبس کے رہ گیا۔ دیوار گیر شیشے سے روشنی کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور کسی نے دبیز پردے شیشے پہ ڈال کر روشنی کی اجارہ داری ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کمرے کا ماحول ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی آفس کا ہوتا ہے۔ بائیں طرف کونے میں لکڑی اور شیشے کی دیوار گیر الماریاں، جن میں ڈھیروں فائلز اور قانون کی موٹی موٹی کتابیں رکھی نظر آ رہی تھی۔ وسط میں بھورے رنگ کا طویل میز جس کے پار آرام دہ کرسی رکھی تھی اور سامنے چند کرسیاں، جبکہ دائیں طرف صوفے رکھے تھے۔ وہ میز کے پار کرسی پہ بیٹھی سامنے رکھے لیپ ٹاپ پہ مکمل انہماک سے کچھ دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کے پاس اس شعبے کی صرف ڈگری تھی۔ تجربہ نہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی ذمہ داری اسے اپنے کندھوں پہ اٹھانی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا اور صبح سے اب تک وہ ڈیڈ کے کیسز کی فائل چیک کر رہی تھی۔ اس کی لا فرم کے پاس دیگر کون کون سے کیسز تھے، اس کے متعلق وہ مکمل انجان تھی۔ آفس میں کون تھا اور کیا کر رہا تھا، اس سے بھی بے خبر تھی۔ دروازے پہ ہلکی دستک ہونے کے باعث اس کا دھیان بھٹکا تو پہلی نظر کلائی میں بندھی گھڑی کی طرف گئی جہاں دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اسی پل اسے اپنی گردن میں ہلکا سا کھنچاؤ محسوس ہوا، جو شاید کئی گھنٹوں سے سکرین کے سامنے ایک ہی طرز پہ بیٹھنے کی وجہ سے تھا۔ آ جاؤ، لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے دستک کا جواب دیا۔ میں آ سکتا ہوں؟ ایک سنجیدگی سے بھرپور چہرے نے دروازے کی اور سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ یہ الگ بات تھی کہ سنجیدگی اس کے چہرے کو مضحکہ خیز بنا رہی تھی، اور یہ بات آفس میں بیٹھی زارا حسین بھی محسوس کر گئی تھی۔ آپ کمرے میں آ چکے ہیں، کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اوہ، دراصل شوکت سر کے سامنے ان تکلفات کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ واقعی اجازت ملنے سے قبل کافی آگے آ گیا، سو کھجت مٹانے کو وضاحت دی۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ خیر، آپ کسی کام سے آئے تھے؟ اس نے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ شاید اسی انتظار میں تھا۔ مجھے لگا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ ایک عام سی بات کرتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ ویسا ہی کھنچاؤ تھا۔ اور آپ کو یہ کیوں لگا؟ اس کے تاثرات سے محفوظ ہو رہی تھی۔ جب بھی کوئی یہاں پہلے دن آتا تھا تو اسے آپ کے ڈیڈی میرے پاس بھیجتے، ایک فخر سے کہتے تھے، نبیل دورانی، آپ انہیں گائیڈ کر دیجئے۔ تو آپ اس کو اتنے اچھے سے گائیڈ کرتے تھے کہ ڈیڈ کو وہی کام تاشفین کو کہنا پڑتا تھا۔ اس کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے وہ فوراً سے بولی، یہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے اشتیاق پہ دل کھول کے مسکرانے کا جی چاہا۔ وہ ڈیڈ کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی کہ اسے غیر ذمہ دار اور مسخرے ٹائپ لوگوں کو وہ کیسے اور کیوں برداشت کر رہے تھے، لیکن آفس کی اس پہلی ملاقات میں اسے جواب مل گیا تھا۔ ایک تھکی ہاری روٹین میں چند مسکراتے لمحوں کے لیے ایسے پاگل لوگ ضروری ہوتے ہیں۔ مجھے بہت کچھ پتا ہے، آپ وہ سب باتیں چھوڑیے، یہ بتائیے آپ ہی میری مدد کریں گے یا مجھے آگے ریفر کیا جائے گا؟ اس کے سوال میں شرارت تھی، لیکن وہ بالکل نہیں سمجھ پایا۔ جی، میں اسی لیے یہاں آیا تھا، اس میں سارا ریکارڈ سیو ہے۔ اس نے ایک USB اس کی طرف بڑھائی جسے وہ لیپ ٹاپ کے سامنے لگانے لگی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ کھلنے والی فائلز اسے چونکا گئی۔ اس نے صبح سے اب تک جو چیک کیا یہ سب اس میں نظر نہیں آیا تھا۔ سارے اہم کیسز اور ان پہ ڈیڈی کا ریسرچ ورک سب اس کے سامنے تھا۔ یہ سب آپ کے پاس کیسے؟ اتنے اہم ڈیٹا کی اس کے پاس موجودگی پہ حیران ہونا بنتا تھا۔ سر جانے سے پہلے مجھے اور تاشفین کو دے گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں سب کیسز ہم ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ڈیٹا کی موجودگی کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ میں یہ سب پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ سے تفصیل میں گفتگو ہوگی۔ اس کے لہجے میں نبیل دورانی کو واضح تبدیلی محسوس ہوئی۔ ویسے آج کل آپ
किस केस पे काम कर रहे हैं, वो जानने के लिए उठा कि उसके सवाल ने रोक लिया। ताशफीन के पास चंद संगीन जुराइम पे मबनी केसेस हैं, जबकि कल एक अहम केस आया जिसमें यूनिवर्सिटी में दंगा फसाद के बायस एक लड़के की जान चली गई। एक कारोबारी फैमिली से ताल्लुक रखता है, सो हुकूमती सतह पे मामला दबाने की कोशिश के बावजूद वो लोग नहीं माने। मुझे याद है कुछ दिन पहले शायद ये हादसा हुआ है। मैंने न्यूज़ में देखा था, वो इतनी भी बेखबर नहीं थी। मैं इस केस पे आपके साथ काम करूंगी। वो एकदम पुरजोश हुई। ठीक, मैं ताशफीन को बता दूंगा। क्या ये केस भी वो देख रहे हैं? वो हैरान इस बात पे हुई कि अगर सब काम ताशफीन कर रहा था कि नबील दौरानी की मसरूफियात क्या थी। जी, ऐसे खून खराबे वाले केस वही देखता है, उसने बेनियाजी से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। तो आप क्या करते हैं? उसे मालूम था एक बॉस होने के नाते ये सब पूछने की बजाय खुद ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके बेफिक्र अंदाजे गुफ्तगू वो इस कदर चौंक जाती कि सवाल किए बिना चारा नहीं रहता। मैं सास बहू के झगड़े देखता हूँ। दरअसल काफी साजिशी जहन है। मेरा तो ऐसे कामों में सहूलत रहती है। इस कदर मासूमियत से जवाब दिया कि वो बेसाख्ता हंसने लगी। अपना रौब कायम करने की सब कोशिशें बेकार साबित हुई थी। आप अब जा सकते हैं और प्लीज अपने दोस्त को भेज दीजिए। ज़ारा ने उसे भेजने में ही आफियत समझी, वगरना नामुमकिन था उसके कहकों की आवाज कमरे से बाहर चली जाती। वो ऑफिस में नहीं है। वो फौरन से उठ खड़ा हुआ। क्या आज लीव पे हैं? उसे बताए बगैर वो छुट्टी पे था और ये उसे अच्छा नहीं लगा था। आया था लेकिन फिर किसी खुफिया मिशन के लिए बिना बताए भाग गया। वो उसके गुस्से को समझे बगैर बोलता जा रहा था। ठीक है, आप जा सकते हैं। वो कुछ मजीद कहने वाला था, लेकिन उसके स्मार्ट चेहरे और लहजे ने खामोश करा दिया। वो कंधे उचकाता कमरे से निकल गया, लेकिन दिल ही दिल में उसे सेंटी का खिताब देने से बास नहीं आया। नूरुल ऐन माँ को लिए ताई जान के कमरे में चली आई। वो उनकी हालत हवेली के किसी मुलाजिम के सामने नहीं लाना चाह रही थी। अगर किसी को भनक भी पड़ जाती तो बात फैलने में देर नहीं लगनी थी। ऐसे में एक वाहद ये कमरा था जहां उसे किसी किस्म की फिक्र लाहक नहीं हो सकती थी। वो माँ को सहारा दिए कमरे में दाखिल हुई और उनकी हालत शीमा बेगम को परेशान कर गई। वो बिस्तर पे आराम की गर्द से नींद दराज थी। एक पल में उठकर उन तक आई थी। ये क्या हुआ है? उन्होंने अध मोई हुई हुरुल ऐन को देखकर परेशानी से पूछा, जिसकी हालत नीम बेहोश वाली थी। नूरी इसे अकेले संभाल नहीं पा रही थी। तभी उन्होंने आगे बढ़कर सहारा दिया और बिस्तर पे लाकर लटा दिया। कुछ बताओगी नूरी, इसे क्या हुआ है? इन दोनों की हालत उन्हें तशवीश में मुब्तला कर रही थी। आप जानती हैं क्या हुआ होगा? वो बिस्तर से कुछ फासले पे रखी कुर्सी पे बैठ गई और अपना सर हाथों में गिरा लिया। मुझे कैसे पता कि क्या हुआ होगा? उन्होंने आगे बढ़कर हूर को देखा, जिसके होंठों के किनारों से खून रस रहा था और गर्दन पे सुर्ख गहरे निशान थे। नूरी की खामोशी और टप टप बहते आंसुओं ने उन्हें उस नहज पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया था जो उनके जहन में नहीं था। उन्होंने लड़ाइयाँ झगड़े देख रखे थे, लेकिन इस कदर शदीद हाथापाई की नौबत नहीं आई थी। साथ ने मारा है? उन्होंने खौफजदा लहजे में पूछा और दिल ही दिल में दुआ की कि ये झूठ हो। नूरी ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया तो वो एक ठंडी सांस भर के रह गई। मामलात इस कदर खराब हो जाएंगे ये तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। उन्हें इस बच्ची पे बेतहाशा तरस आया था। उसकी हालत बहुत खराब है। नूर, डॉक्टर को दिखाना होगा। उन्हें समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। आप गुल से मेडिसिन बॉक्स मंगवाइए, मैं देख लूंगी। डॉक्टर को दिखाना बेहतर रहेगा। उसके गले की हालत खराब है। वो परेशानी से हूर की जानिब देख रही थी। सबको पता चल जाएगा ताईजान। उसका लहजा टूटा हुआ था। वो इस बात में सर हिलाते कमरे से बाहर चली गई। चंद लम्हों बाद मेडिसिन बॉक्स के साथ वापस हुई और एहतियात कमरे को लॉक लगा लिया। उसने उनके हाथ से सामान लिया और बिस्तर पे बैठ गई। वो खामोशी से उसे माँ के जख्म साफ करते देखती रही और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि नूरी वक्त पे पहुंच गई, वरना ना जाने क्या कयामत बर्पा हो जाती। और कैसा महसूस कर रही हो? उसने आंखें खोली तो वो आगे बढ़ते हुए उसके पास बैठ गई। बेहतर। वो ज्यादा बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी हिम्मत थी कि यक लफ्जी जवाब भी मुस्कुरा के दिया। तुम यहाँ बेफिक्र हो के आराम करो और अगर ज्यादा तबीयत खराब हुई तो बताना, डॉक्टर के पास चले जाएंगे।
उन्होंने अपनायत से उसका हाथ सहलाया। मैं गुल को यखनी का कह कर आती हूँ, पियोगी तो गले को सुकून मिलेगा। उसे इस हालत में देख नहीं सकी तो कमरे से बाहर जाना मुनासिब लगा। मैं ठीक हूँ, उसने अपने करीब बैठी परेशान सी नूर को देख कर कहा। आज नूर ना होती तो शायद वो जिंदा ना होती, और यही सोच उसकी आंखों के किनारे नम कर गई। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, अपने शोहर से आप नफरत करती हैं, तो फिर क्यों यहाँ रह रही हैं? यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों खुद को और मुझे अजियत देती हैं? वो उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। आप लोगों को औलाद पैदा नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि आप जैसे लोगों को खुदा को औलाद नहीं देनी चाहिए थी। कितनी औरतें हैं जो बड़ी अम्मी के पास बे औलादी के रोने लेकर आती हैं, उनसे दुआएं करने का कहती हैं। उन्हें बच्चे मिलने चाहिए, उन्हें ये नेमत मिलनी चाहिए। आप लोग तो हकदार ही नहीं हैं। वो अब अपना गम बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। इतना ही नापसंद करती हो तो मर जाने देती, वो बहुत मुश्किल से बोली। उसकी आवाज खराश ज़दा लग रही थी। आप लोगों की बहुत कहानियां पहले ही मुझसे वाबस्ता हैं। अब एक कातिल की बेटी बनने का शौक नहीं है। अब उसके लहजे में तल्खी ज्यादा थी। मैं समझी शायद मेरी मोहब्बत में तुमने मुझे बचाया। उसकी मुस्कुराहट तंजिया थी। आपने कभी मुझसे मोहब्बत की? कभी प्यार से पुकारा? कभी उल्फत भरी निगाह मुझ पे डाली? नहीं ना। तो फिर मुझे कैसे पता चला कि मोहब्बत क्या होती है? वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। इससे ज्यादा वक्त यहाँ बैठती तो दर्द को जुबान मिल जाती, सो कमरे से ही निकल गई।